नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की वो खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर, आप पर, हम पर होता है। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में। मिडिल ईस्ट इस वक्त दो धड़ों में बंटता दिखाई दे रहा है। एक धड़ा जो ईरान की तरफ जा रहा है और एक जो अमेरिका की तरफ जा रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट से एक और खबर यह भी है कि मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक और सऊदी अपने करीबियों के साथ 13 देशों का नया गठबंधन बना रहा है, लेकिन इस गठबंधन में ओमान और यूएई ने शामिल होने से मना कर दिया है। दोनों ने साफ कहा है कि हमें किसी नए गठबंधन की जरूरत नहीं है। खाड़ी में सऊदी जो चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, ईरान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। इस वजह से सऊदी को दिन में तारे दिखने लगे हैं। हूती से लेकर इराक तक के प्रॉक्सी वॉर ने सऊदी अरब को घेर लिया है। इस वजह से सऊदी दबे मुंह ईरान से भी बात करने लगा है। खाड़ी के देशों का भी अमेरिका से मुंह भंग हो चुका है। खाड़ी के देश ईरान के साथ समन्वय बनाकर व्यापार करना चाहते हैं और मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं। यहां तक कि खबर यह भी है कि वो अमेरिका के बेसेस को भी अपने मुल्क से हटाने का फैसला कर सकते हैं। तो क्या खाड़ी के देशों ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है? बताएंगे आपको डिटेल से। वर्ल्ड नाउ में आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको दिखाएंगे। स्पेन में अचानक से 30,000 मोरक्कन घुसपैठियों की बात, और इसी के साथ पूरी दुनिया में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि यूरोप का इस्लामाइजेशन हो चुका है, मुस्लिमीकरण हो चुका है और इसे यूरोप खतरा मान रहा है। खबर यह है कि मोरक्को से करीब 30,000 लोग तैरकर, कुछ लोग नाव के सहारे स्पेन के तटीय इलाके में पहुंच गए और वहां स्पेन में सिक्योरिटी को धता बताते हुए घुस गए। यूरोपीय यूनियन के नियम के हिसाब से अगर कोई देश एक देश में चला गया तो दूसरे देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, और इस कारण और खतरा मंडरा रहा है। यूरोप में खतरा पैदा हो गया है। क्या यूरोप की सुरक्षा को सेंध लग रहा है, या यूरोप की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, या यूरोप की सभ्यता भी खतरे में है? पूरी दुनिया में यूरोप में बदलते डेमोग्राफी को लेकर चर्चा जारी है। बताएंगे आपको इस खबर को भी डिटेल से। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। मिडिल ईस्ट ईरान के डर से इस वक्त थर-थर कांप रहा है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। वो अमेरिका से जब लोहा ले सकता है तो फिर मिडिल ईस्ट देशों की बिसात ही क्या है। तो मिडिल ईस्ट से दो बड़े अपडेट हैं। एक तो कोशिश ये हो रही है कि मिडिल ईस्ट में दो धड़े बनाए जाएं, जिसके पीछे अमेरिका लगा है, और दूसरी ओर ईरान के सामने सारे के सारे मिडिल ईस्ट देश नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं, सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। एक और सऊदी और कई अन्य देश मिलकर लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट को खोलने की कोशिशों में लगे हैं, तो दूसरी ओर ईरान ने सऊदी की घेरेबंदी कर दी है। इस वजह से सऊदी के भी होश उड़े हुए हैं। खबर तो यह भी है कि ईरान के जज्बे के बाद दबे मुंह ही सही, लेकिन खाड़ी देश सरेंडर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका वापस चला जाए और मिडिल ईस्ट का एक अपना धड़ा हो, एक अपना गुट हो, और जंग खत्म करके मिडिल ईस्ट में जो शांति की बात करे, पीस की बात करे, तरक्की की बात करे। वर्तमान में क्या हो रहा है कि होर्मुज बंद है, जहाजों की आवाजाही पर ब्रेक लगा है। गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका का भी नेवल ब्लॉकेड है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर दिया है, इसलिए बाब अल मंदेब से भी जहाज नहीं गुजर रहे। इसी बढ़ते खतरे के बीच सऊदी अरब ने 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा। मकसद यह था कि लाल सागर में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तय हो। हालांकि इस गठबंधन से यूएई और ओमान ने दूरी बना ली, जो कई तरह के सवाल खड़े करता है। फिलहाल नए गठबंधन में कौन कौन से देश हैं? ये 13 देश एक साथ आ रहे हैं।
अब ये 13 देश एक साथ आ रहे हैं क्योंकि उनको बाब अल मंदेब स्ट्रेट से लाल सागर से व्यापार करना है, जहां जहाजों की आवाजाही बंद है क्योंकि हूतियों ने कब्जा कर रखा है। सऊदी की वजह से कई जहाज और कई अमेरिकी जहाज इस इलाके से नहीं निकल पा रहे हैं। होर्मुज के बाद लाल सागर भी बंद हो चुका है। लाल सागर में कई जहाजों को हूती विद्रोहियों ने जला डाला है, फूंक दिया है और कहा है कि सऊदी अरब अगर नहीं मानेगा तो हूती भी पीछे नहीं हटेंगे। अब समझिए कि बाब अल मंदेब अगर बंद है तो किस तरह से नुकसान हो रहा है। कच्चा तेल एलपीजी की सप्लाई बाधित है। खाड़ी देशों से यूरोप और अमेरिका तक जाने वाले तेल पर रोक लगी हुई है। रोजाना 40 से 50 लाख बैरल कच्चा तेल यहां से निकलता है। एशिया और यूरोप का व्यापार लगभग रुक सा गया है। दुनिया में लगभग 12 से 15% व्यापार यहीं से होता है। 30% कंटेनर ट्रैफिक मंदेब स्ट्रेट से कैस्पियन सी से मंदेब स्ट्रेट से सुएज कनाल से निकलता है। जहाजों पर हमले की वजह से यह रास्ता अब खतरों से भरा हुआ है और ऐसे में कोई भी व्यापारी इस इलाके से जाना नहीं चाहता, जिससे सामानों की सप्लाई बाधित हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, गाड़ियां हैं, कपड़े हैं, खाद्यान्न है, मशीनरीज हैं। बाब अल मंदेब बंद होने की वजह से कई सामानों की आपूर्ति बाधित हो गई है और इस एरिया को छोड़कर बाकी जहाज अब केप ऑफ गुड होप से होकर साउथ अफ्रीका का चक्कर काटते हुए लगभग डबल दूरी तय करके अपना सफर पूरा कर रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी को नया गठबंधन बनाने को मजबूर होना पड़ा। अब जो नया गठबंधन बनाया जा रहा है वो बनेगा नहीं बनेगा इसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन वो करेगा क्या, प्रस्ताव क्या है, ये भी देख लीजिए। यहां पर युद्धपोत तैनात किए जाएंगे लाल सागर में, बाब अल मंदेब स्ट्रेट में। युद्धपोत यहां गश्त करेंगे और कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा प्रदान करेंगे। काफिले में जहाज होंगे जिनको आगे से और पीछे से प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक साथ कॉन्वॉय निकाला जाएगा। जब 10 जहाज जमा हो जाएंगे तब एक साथ उनको भेजा जाएगा। काफिले की सुरक्षा के लिए साथ में युद्धपोत भेजे जाएंगे। ड्रोन और मिसाइल रोकने की कोशिश है। ड्रोन, मिसाइल और विस्फोटकों से भरी नावों से हमला करते हैं हूती। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन, मिसाइल अटैक और बोट्स की जानकारी भी मिल पाएगी। एयर सर्वेलांस बढ़ाए जाने की उम्मीद है, जिससे निगरानी हो सकेगी। गश्ती विमान भेजे जा सकेंगे। निगरानी वाले विमान हूती की लॉन्चिंग पॉइंट्स और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। साझा खुफिया जानकारी यहां पर डाली जाएगी, एक दूसरे से शेयर करेंगे सीक्रेट जानकारी। हूती की ओर से आने वाले खतरे की पहले से चेतावनी मिल पाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की गैर मौजूदगी की हो रही है। दोनों देश खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और समुद्री व्यापार से सीधे जुड़े हैं, फिर भी उन्होंने इस गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दरअसल वो ईरान को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ईरान नाराज हुआ तो फिर से उन पर हमले शुरू हो सकते हैं। होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही बंद है और इस वजह से सऊदी अरब ने अपने तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए पूर्वी तेल क्षेत्रों से सीधे यानबू बंदरगाह तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। यहां से उसका तेल लाल सागर होते हुए पूरी दुनिया में सप्लाई किया जा सकता है। इससे होर्मुज पर डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में सऊदी चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था। इस रणनीति पर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं। यानबू से निकलने वाले जहाज को अरब सागर में जाने के लिए बाब अल मंदेब पार करना ही होगा। यहां यमन के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा करने वाले हूती लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी की वैकल्पिक आपूर्ति लाइन भी अब खतरे की जद में है और सऊदी अकेले इस काम में असक्षम साबित हो रहा है और इस वजह से वो इस गठबंधन का सहारा लेना चाहता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रणनीति की चर्चा में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था, जबकि ईयू पहले से लाल सागर में अपने नौसैनिक मिशन के जरिए जहाजों की सुरक्षा कर रहा है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन भी अपने युद्धपोत भेज चुके हैं। लेकिन उनके बावजूद हूती जहाजों पर अटैक कर, देखिए तस्वीर किस तरह से अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं, अलग अलग शिप्स को टारगेट किया जा रहा है और अब तो आसपास के इलाकों में भी, जैसे कि मिस्र में अटैक किया गया, जहां पर एक ग्रीस और एक अमेरिकन व्यापारिक शिप को निशाना बना गया, व्यापारिक जहाज को। तो क्या नया गठबंधन हमलों को रोकने में सक्षम होगा? क्योंकि जब दो बड़े देश हूती को नहीं रोक पाए तो क्या 13 देशों का
खाड़ी देशों का समूह हूती को कंट्रोल कर पाएगा। और देखना यह भी होगा कि ईरान और हूती कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं। वैसे साफ तौर पर आपको बताएं तो हूती नहीं मानने वाले और नहीं ईरान मानने वाला है, क्योंकि दोनों ही मिलकर मिडिल ईस्ट में गदर मचाने की तैयारी में है। सऊदी ये मानकर चल रहा था, इस प्लानिंग में था 13 देशों को एक साथ लाकर वो हूती के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन तैयार करेगा, जिससे उसको मिडिल ईस्ट में तेल के व्यापार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब तक खाड़ी में ईरान है, यानी ईरान के वजूद के रहने तक सऊदी इस इलाके में यह काम नहीं कर सकता। इसलिए ईरान ने सऊदी की चारों तरफ घेरेबंदी भी की हुई है। यही वजह है कि सऊदी सफोकेट कर रहा है, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से 13 देशों को साथ लाने की कोशिश है कि किसी तरह से सऊदी का व्यापार फिर से शुरू हो जाए। वैसे ईरान सीधे सऊदी पर अटैक नहीं कर रहा, लेकिन अपने प्रॉक्सी के जरिए सऊदी को घेर जरूर रहा है। चाहे वो इराकी मिलिशिया हो, पीएमएफ हो, या यमन में हूती विद्रोही हो, ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठन के जरिए सऊदी अरब को चारों तरफ से पकड़ा हुआ है। सऊदी अगर इस ईरानी चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रहता है तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर नाकाम रहता है तो उसकी अर्थव्यवस्था भी दांव पर लग सकती है। उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। यमन से लेकर इराक तक ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने सऊदी अरब की नींद उड़ा रखी है। समुद्री रास्ते बंद हैं, सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की सऊदी अरब के खिलाफ रणनीति काफी ज्यादा असरदार है। अब समझिए कैसे सऊदी अरब को ईरान ने चारों तरफ से दबोचा है। पूरब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यहां ईरान का दबदबा है। ईरान ने मार्च से ही होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखा है और यह खाड़ी के तेल बेचने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। उत्तर में इराक और सीरिया है। ईरानी समर्थन मिलिशिया यहां पर भी सऊदी के खिलाफ है, जिसमें पीएमएफ है, कताइब है, हिजबुल्लाह सऊदी है, जो उत्तरी सीमा के पास सक्रिय हैं। यह संगठन सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करता है। मिसाइल और ड्रोन हमले भी कर सकता है, कुछ हमले हुए भी हैं। दक्षिण में यमन हूती विद्रोही मौजूद हैं। 20 जुलाई से बवाल मचा हुआ है। हूती ने सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी कर रखी है, क्योंकि सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाया गया है और सऊदी के खिलाफ यहां से ईरान का एक दक्षिणी मोर्चा मिलता है, जिसे सऊदी की दक्षिणी सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किया गया है। पश्चिम में लाल सागर और मंदेब स्ट्रेट मौजूद है, जहां पर हूती विद्रोही गुट एक्टिव हैं। समुद्री प्रॉक्सी ताकतों की वजह से बाब अल मंदेब पर लगातार ईरान का कब्जा है और इसलिए सऊदी खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पा रहा है। मामला यह है कि सऊदी में ही अमेरिकी कंपनियां ज्यादा हैं। सऊदी और कतर दोनों जगह पर अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है और इन दोनों देशों को ईरान में जंग में खूब धोया है। सऊदी ही वो देश है जिसने ईरान पर हमले की वकालत भी की थी और इस वजह से सऊदी पर जब ईरान ने हमला किया तो सऊदी ने कहा कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे। इस वजह से ईरान ने हमले तो रोक दिए, लेकिन सऊदी ने बाईपास रास्ते से तेल बेचना चाहा, जिसकी वजह से ईरान ने हूती को एक्टिव किया और सऊदी के जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद सऊदी का तेल व्यापार, तेल कारोबार एक बार फिर से ठप पड़ गया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? सऊदी खुद को सुन्नी मुस्लिम दुनिया का प्रमुख मानता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद शिया मुस्लिम दुनिया का प्रमुख केंद्र बना ईरान। दोनों देशों के बीच धार्मिक नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा लंबे समय से चली आ रही है। दोनों देश मिडिल ईस्ट में सबसे प्रभावशाली शक्ति बनना चाहते हैं। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में दोनों के अपने अपने प्रॉक्सी एक्टिव हैं। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका का चीफ रहा है, एक तरह से चीफ सहयोगी रहा, माफ कीजिएगा, प्रमुख सहयोगी रहा है। अमेरिका सऊदी की नजदीकी भी ईरान की चिंता का वजह बनी रहती है। इधर हूती विद्रोही और सऊदी के बीच दुश्मनी के कारण रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं और इस वजह से यमन दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता का बड़ा केंद्र भी बन गया है। दरअसल होर्मुज बंद होने की वजह से पूरब की तरफ जाने वाले समुद्री रास्ते बंद हो गए। इसके बाद सऊदी के पास एक बाईपास रूट बचता है।
सऊदी अरब के पास मुख्य विकल्प है 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पेट्रोलाइन, जिसके जरिए तेल को पश्चिम की ओर लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। अब दिक्कत यहां यह है कि यह लाल सागर कॉरिडोर जो है वो हूती विद्रोही के दायरे में आता है, जहां वो ड्रोन और मिसाइल हमले से इनको निशाना बना सकते हैं। उधर यमन में भी हूती के खिलाफ जंग छेड़ दी है, सऊदी के साथ आने को तैयार है। यमन सरकार ने कहा है कि हूती विद्रोही लाल सागर में जाने वाले जहाजों से पैसे ले रहे हैं। यह ठीक वैसे ही है कि आतंकी गतिविधियों को फंडिंग किया जा रहा है, यानी यमन ने भी बगावती सुर तेज कर दिए। देखना होगा यमन और ईरान इस पर कैसे पलटवार करते हैं। एक खबर तो यह कि सऊदी नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। लेकिन एक खबर यह भी है कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश ईरान के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। सरेंडर मतलब कि ईरान से दोस्ती करना चाहते हैं, जो लगभग सरेंडर के बराबर है। संयुक्त अरब अमीरात और ओमान तो पहले से ही सरेंडर है, इसलिए सऊदी के गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे। बीच में पहले बहरीन, कुवैत, जॉर्डन सरेंडर नहीं कर रहे थे, लेकिन ईरान ने इतने हमले किए हैं, कुवैत, बहरीन सरेंडर मोड में है। हाँ, जॉर्डन अभी तक नहीं मान रहा है क्योंकि उसे इजराइल का डर है। इसलिए अमेरिकी हमले का बदला ईरान जॉर्डन के एयरबेस पर हमला करके लेता रहता है। दरअसल खाड़ी के देश अपना व्यापार फिर से शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं मिडिल ईस्ट में जो ड्रामा चल रहा है वॉर का, वो खत्म होना चाहिए। 28 फरवरी 2026 के बाद से मिडिल ईस्ट बिल्कुल अशांत हो गया है, क्योंकि ईरान ना तो पीछे हट रहा है और अमेरिका यहां से वापस जाने को तैयार नहीं है। और इसकी वजह से मिडिल ईस्ट का सारा व्यापार, सारा टूरिज्म, सारी चमक धमक खत्म होती जा रही है। इसलिए खाड़ी के देश चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका ईरान में सहमति बन जाए। यहां तक कि वो ये भी मानने को तैयार हैं कि वो अमेरिका से बात कर लें और अमेरिका को कह दें कि भाई आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और आप मिडिल ईस्ट से चले जाओ। वो कहते हैं ना, एक बहुत मशहूर गाने की 2 लाइन है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, लेकिन लौटा दो वो चीजें जो मिडिल ईस्ट के लिए जरूरी है। आज खाड़ी के देश ये कह रहे हैं कि शोहरत भी ले लो, दौलत भी ले लो, लेकिन हमें व्यापार तो करने दो, हमारा काम तो होने दो। और इसकी शुरुआत कतर ने कर दी। कतर ने भारी भरकम रकम देकर अपना एलएनजी गैस का बड़ा कैरियर हॉर्मुज के रास्ते निकाल कर ले गया। हालांकि अमेरिका ने इसका विरोध किया, लेकिन कतर का साफ कहना था कि बीते 5 महीने से जब अमेरिका मामला नहीं संभाल पाया, शांति नहीं ला पाया, तो आगे क्या खाक शांति आएगी। हम अमेरिका पर भरोसा क्यों करें। अमेरिका के चक्कर में पूरे मिडिल ईस्ट का व्यापार, काम धंधा सब चौपट हो रहा है और इसलिए अब मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते। वर्तमान में खाड़ी देश अमेरिका को बेस, बाजार और निवेश देते हैं। अमेरिकी खाड़ी देशों को हथियार, सुरक्षा की गारंटी और तकनीक देता है और इसी बाटर पर आज तक खाड़ी देशों का और अमेरिका का व्यापार चलता आया। लेकिन अब जो स्थिति पिछले 5 महीनों से बनी है, खाड़ी के देश कह रहे हैं कि अमेरिका जंग रोके, ईरान के साथ शांति से बातचीत करे, चाहे जो भी मुद्दा हो। अमेरिका की वजह से व्यापार खराब नहीं किया जा सकता है। खाड़ी देशों का सरेंडर जो है वो युद्ध के बवंडर को रोकने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खाड़ी के देश जंग की आंच से बाहर निकलना चाहते हैं। लगातार हमलों की वजह से व्यापार, तेल, गैस, शिपिंग, कारोबार सब प्रभावित है। खाड़ी के देश इसलिए तनाव कम करने के लिए बातचीत करने के लिए जोर दे रहे हैं। ईरान और ओमान के जरिए ट्रांजिट फीस सर्विस चार्ज पर भी चर्चा है। ओमान ने कहा टैक्स देना ही होगा, शुल्क निर्धारित नहीं होगी। कतर ने ईरान को टोल टैक्स देकर एलएनजी गैस करियर निकाला है यहां से। खाड़ी की मांग एक तनाव खत्म हो, ओमान भी डायलॉग और डी एस्केलेशन पर जोर दे रहा है। मकसद सिर्फ वही है कि भाई व्यापार नॉर्मल हो जाए। यूएई और ओमान ने पहले ही ईरान से बातचीत कर ली है और खाड़ी के कई देश भी अब ईरान के साथ संबंध ठीक करने में लगे हुए हैं। यानी मिडिल ईस्ट चाहता है कि किसी तरह से इस युद्ध में समझौता हो जाए, शांति हो जाए, व्यापार शुरू हो जाए, टूरिज्म फिर से ठीक हो जाए। और खबर यह है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका से कह दिया है कि अगले कुछ दिनों में शांति नहीं बनी तो फिर अमेरिका के जो बेस मिडिल ईस्ट में है उन पर भी वो अमेरिका से बात करने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा होता है तो यूएस को करारा झटका लगेगा।
लेकिन तय तो मिडिल ईस्ट के देशों को करना होगा कि क्या वो ईरान के साथ आना चाहते हैं या ईरान के खिलाफ रहना चाहते हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये स्पेन के उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र सेउटा में मोरक्को की ओर से आए हजारों अवैध प्रवासियों की एक बहुत बड़ी भीड़ है। ये किसी फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है, किसी बीच फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है। जरा फुल स्क्रीन देखिए और आपको लगेगा कि कैसे यूरोपीय देश एक बहुत बड़े खतरे में। कैसे स्पेन के अंदर घुसपैठ दिन दहाड़े, कैसे हजारों की संख्या में दूसरे देश के लोग स्पेन की सीमा को पार करके लांघ करके आ रहे हैं। इस घटना ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई यूरोपीय नेताओं को सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने स्पेन के साथ शेंगन व्यवस्था तक को निलंबित करने की चेतावनी दे दी। कैसे बॉर्डर के इलाकों को तोड़कर एक साथ करीब 30,000 से ज्यादा घुसपैठिए स्पेन में घुस आए। जरा 4 तस्वीरों से समझिए कि स्पेन में स्थिति क्या बनी। हुआ यह है कि अफ्रीकी देश मोरक्को की तरफ से स्पेन में घुसपैठ की कोशिश हुई है। इस घुसपैठ की कोशिश में 18 लोगों की जान चली गई है, जबकि स्पेनिश और मोरक्को के 100 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। माना यह जाता है कि यह बेहतर जीवन की तलाश में अफ्रीकी और एशियाई देशों के प्रवासी यहां आना चाहते हैं और फोर्स को चकमा देने के लिए उन्होंने सुबह का वक्त चुना। और खबर है कि अब तक 30,000 के आसपास लोग घुसपैठ कर चुके हैं। प्रवासियों ने तब का वक्त चुना जब सैनिकों की चौकसी कम होती है, सीमा पर पुलिस की घेरेबंदी और बाढ़ के सकरे रास्तों के कारण अफरा तफरी मच गई। यूरोप अफ्रीका बॉर्डर पर 6-7 साल पहले जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने जब कहर बरपाना शुरू किया तो बड़ी तादाद में लोग अफ्रीका से यूरोप के देशों में दाखिल होना शुरू हो गए। 2011 में सीरिया में गृहयुद्ध और फिर इराक में आईएसआईएस के कहर के बाद काफी संख्या में लोग यूरोप आए, जिस वजह से उस समय काफी दिक्कत हुई थी। उस समय भी इटली से लेकर जर्मनी तक में हजारों की तादाद में लोग घुसे। इस बार निशाने पर स्पेन रहा। साल 2021 में भी सेउटा में एक ऐसे ही बड़ा संकट सामने आया था, जब मात्र 2 दिन में लगभग 8,000 प्रवासी सीमा पार कर स्पेन में घुस गए थे। मोरक्को हो या फिर इराक या सीरिया, सभी जगहों पर ज्यादातर मुस्लिम शिफ्ट हुए हैं यूरोप में। अवैध प्रवासियों में भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। आखिरकार सुरक्षित यूरोप में इस्लामाइजेशन को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? माना जाता है कि बदलती आबादी से यूरोप भी बदल रहा है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से अवैध प्रवासन बढ़ गया है। सीरिया, लीबिया, मोरक्को समेत कई देशों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। यूरोप में डेमोग्राफिक और सांस्कृतिक पहचान पर बहस तेज हो गई है। संस्कृति और पैरेलल सोसाइटी की चिंता, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आजादी और लैंगिक समानता पर बहस भी तेज हो गई है। कुछ इलाकों में प्रवासी समुदायों के अलग अलग सामाजिक समूह बन गए हैं, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन की चिंता भी है। भाषा और स्थानीय संस्कृति में घुलने मिलने को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे। अवैध प्रवासन और सुरक्षा का सवाल, भूमध्य सागर के रास्ते मानव तस्करी नेटवर्क सक्रिय है। अवैध प्रवासन के साथ अपराध और कट्टरपंथ के खतरे पर चिंता पहले ही जाहिर की जा चुकी है, जो यूरोप के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल स्पेन, इटली और ग्रीस जैसे देशों के स्थानीय संसाधन सीमित हैं। अचानक हजारों लोगों के आ जाने से स्वास्थ्य सेवा, आवास और वित्तीय व्यवस्था पर बहुत असर होता है, जिसका खामियाजा उस देश के लोगों को उठाना पड़ता है। इसकी वजह से यहां पर शेंगन समझौता लागू है। शेंगन समझौते के तहत अगर कोई एक बार यूरोप में एंटर करता है तो वो पूरे उसी शेंगन वीजा से पूरे यूरोप में जा सकता है। लेकिन जब स्पेन में इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ गए हैं तो इससे यूरोपीय यूनियन परेशान है। इसकी वजह है कि इटली और फ्रांस जैसे देश जो स्पेन से लगे हुए हैं, उधर एक हफ्ते में यूरोप की संप्रभुता और सुरक्षा की कसौटी खतरे में आई है। हालांकि स्पेन ने फौरन इमरजेंसी लगा दी है और अवैध आए घुसपैठियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखना होगा कि यूरोपीय यूनियन और स्पेन इस पर कैसे शिकंजा कस पाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।